नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्शन यानी कि गर्भाधान का महत्व। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे भारत में वैदिक काल में कोई ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कि इस गर्भाधान के महत्व को बता सकती थी, या जो लोग बताते थे कि इनसे कैसे फ़ायदा होगा, हमारी अगली आने वाली जनरेशन कैसे अच्छी होगी, कैसे ख़राब हो जाएगी। उसके आगे हम जानेंगे हेरिडिटी एंडाउनमेंट, यानी कि जो हमारी अगली जनरेशन है उनमें जो हमारे माँ बाप हैं उनसे एक लक्षण अगली पीढ़ी में कैसे चले जाते हैं, या उनको हम जो ये फ्री में जो चीज़ें देते हैं उनमें से कौन से जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे। उसके आगे हम जानेंगे कि हमारी जो संतान है वो लड़की होगी या लड़का होगी, क्या इसके लिए कोई मूल मंत्र है कि ये लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। इन सब चीज़ों को एक तथ्यों के माध्यम से हम आज समझेंगे। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की, कि वैदिक काल में क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं थी जहाँ पे लोग ये पता कर पाते थे कि हमारी आने वाली संतानें कैसे होंगी, या उनके लिए कोई उपाय होते थे, वो लोग कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करते थे। अब गौतम ऋषि ने अपने एक रचना में गौतम स्मृति में मानव जीवन में होने वाले 40 संस्कारों का वर्णन किया है। 40 संस्कारों के बारे में बताया है कि मानव जीवन में 40 संस्कार होते हैं और 40 संस्कार करने चाहिए। समय के हिसाब से ये चीज़ें धीरे धीरे करके कम होती गई, जो संस्कार थे मानव जीवन में ये कम होते गए। अभी जाके ये 16 संस्कारों का ही वर्णन मिलता है हमें, जो कि सबसे लास्ट में वेदव्यास ने दिया। उन्होंने अपनी स्मृति में, यानी वेदव्यास जो स्मृति है जो उन्होंने मानव जीवन को जीने के लिए तरीके बताए, उन्होंने इनमें इसमें 16 का वर्णन किया। उसी बीच में हमें बहुत जगह ये लिखा हुआ मिला कि जो महर्षि अंगिरा थे उनकी 25 संस्कार उन्होंने बताया कि मानव के जीवन में 25 संस्कार होते हैं। जो ये वेदव्यास थे, जो ऋषि वेदव्यास थे, इन्होंने अपनी स्मृति में 16 संस्कार बताए। और मानव जीवन में जो सबसे पहला संस्कार था वो था गर्भाधान संस्कार, यानी गर्भ धारण करने से पहले जो संस्कार मानव जीवन में होता है उसको हम लोग गर्भाधान संस्कार बोलते थे अपने पुराने एज में, वैदिक युग में। इसमें क्या किया जाता था, इसमें लोगों को शादी के बाद में जब गृह प्रवेश हो जाता था तो उन्हें इस बात की शिक्षा दी जाती थी, उन्हें शिक्षा दी जाती थी, एजुकेट किया जाता था कि उन्हें गर्भधारण कब करना है। यानी उनको किसके बारे में बताया जाता था, टाइम के बारे में बताया जाता था, दिन तिथि के बारे में बताया जाता था, मौसम के बारे में बताया जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था कि उनको अपने माइंड को और उनको अपने सोल को, यानी दिमाग को और आत्मा को शुद्ध करने के लिए बोला जाता था। उनको इस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। आज भी हमारे दैनिक जीवन में उनसे पहले हम बहुत सारे व्यवधानों से पीड़ित होते हैं, बहुत सारे रोगों से पीड़ित होते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर होता है, हमारी बहुत सारी बुरी आदतें लग जाती हैं हमारे जीवन में, तो हमें अपने जीवन में वहाँ सुधरने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम अगर माने, कोई आदमी सिगरेट पीने लगता है, कोई आदमी तंबाकू खाने लगता है, किसी के व्यवहार गड़बड़ हो जाते हैं, कोई चोर बन जाता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता था वहाँ पे कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधारेगा। और वहाँ पे अपने तन को शुद्ध करने के लिए बोला जाता था। तन के शुद्ध करने का मतलब है कि जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी आत्मा शुद्ध होगी और हम साफ सफाई से रहेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, अपने शरीर के विकारों को कम करेंगे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमारा मन स्वस्थ होगा। और हमें ऐसे इन्वायरमेंट का मतलब ये होता था कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारी जो संतानें होंगी वो ज़्यादा बुद्धिमान होंगी। तो वो लोग भी बोलते थे कि संतानों की संख्या को कम से कम रखना है, और ये एक बहुत अच्छा उपाय होता था संतानों की संख्या को। लेकिन अब गड़बड़ वहाँ हो जाता है, एक ही पक्ष की लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मनुस्मृति जैसी चीज़ों को जला भी दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर एक बात वहाँ पे आज की डेट में गलत है तो बहुत सारी बातें वहाँ पे सही भी लिखी हुई हैं। तो उनको ख़त्म करना, नष्ट करने का मतलब है कि हम बहुत सारे डाटा को खो देंगे। और अभी जो हमारी मनुस्मृति है वो इंग्लिश भाषा में भी उसका अनुवाद हो चुका है और विदेश के लोग भी उसको पढ़ते हैं, तो हमारे देश के लोग उसे नहीं मान रहे हैं, जबकि विदेश के लोग अभी पढ़ते हैं। अभी हाल में एक मामला आया था जिसमें बिहार की एक लड़की ने मनुस्मृति को जला दिया था। और इससे पहले 1926 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी मनुस्मृति को जलाया था। उनका मानना ये था कि जो जातिवाद की प्रथा है वो इसी मनुस्मृति की वजह से ही है, जबकि ये चीज़ गलत था। मनुस्मृति सीधे तौर पे बोलती है कि जब किसी का जन्म होता है तो वो क्या होता है, शूद्र होता है, और जब वो बड़ा होता है और ज्ञान को अर्जित कर लेता है तो ब्राह्मण बन जाता है। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता।
आप शिक्षा लीजिए, आप उच्चतम स्थान पे पहुंच जाएंगे। और जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं और जो हमारे आगे जाने में काम कारगर हैं, हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइम के बारे में जैसे बात कर रहा हूँ, टाइम, जैसे वो लोग कुछ तिथियों के नाम बताते थे कि पूर्णिमा को जो अपने ये जीन जीन जो मिलते हैं, जो उलझ जाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है, पूर्णिमा वाले दिन में नहीं होना चाहिए। अब क्यों ऐसा होता था? पूर्णिमा की जो रात होती है वो उजाले वाली रात होती है, पूरी रात उजाले वाली होती है, और उसमें लोगों के चलने फिरने की, पक्षियों के आवागमन की, और जो अपना ये ध्वनि प्रदूषण होता है, इसके चांस ज़्यादा हो सकते हैं। लोग काम करते रहते हैं ऐसी रातों में, किसान अपने काम को करते रहते हैं, तो ज़रूरत क्या होती है? अभी भी एकांत में रहने के लिए बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि उस टाइम पे जब जीन कंबाइन कर रहा है, उस टाइम पे वो गोला गोला फूट गया या कोई बम दग गया, तो क्या होगा? वो जहाँ पे लगने चाहिए प्राकृतिक रूप से वहाँ पे नहीं लगेंगे। वैसे तो ये चांस ही होते हैं, लेकिन नहीं लगेंगे। तो अपनी तरफ से हम जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा सकता था। अब आज अगर हम कहें कि ये जो गर्भाधान संस्कार होता है ये लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता? अब ये जो श्लोक दिए हुए हैं ये संस्कृत में दिए हुए हैं। अब ये संस्कृत भाषा में अगर ये पूजा पाठ होगी, तो अभी जो संस्कृत भाषा है ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, किसी को आती ही नहीं। और जिनको आती है, अगर वो बोलेंगे भी तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। अगर किसी के घर में एक आदमी पंडित है तो उनकी औरत नहीं जानती है, उनके बच्चे उस भाषा को नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो ये मात्र मतलब 0.001% लोग ही होंगे, बहुत ज़्यादा लोग ये नहीं हैं। तो वो लोग भी समझ नहीं पाते। तो मेरा मानना है जो चीज़ें हैं पुरानी चीज़ें, उस चीज़ों को लोगों को जो भाषा जिस भाषा में लोग समझते हैं उस भाषा में समझाना चाहिए। संस्कृत समझाने से उनको नहीं होगा, और मंत्र बोल देने से भी नहीं होगा अगर हम जानेंगे नहीं। अब हमें शुद्ध क्या करना है? अपनी आत्मा को और अपने दिमाग को, अपने सोल को शुद्ध करना है, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, ना कि संस्कृत के श्लोक सुनने हैं। तो संस्कृत का श्लोक सुनना है, उसका मतलब भी जानना है, तभी हमें फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम आगे समझते हैं हेरिडिटी इंडोमेंट को। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशाक्रम। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी कई जगह जिक्र किया है कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चीज़ें कैसे चली जाती हैं। सारी चीज़ें नहीं जाती हैं, वही चीज़ें जाती हैं जो जीन पे निर्भर करती हैं, जो जीन पे होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है, क्योंकि पहलवान कैरेक्टर जो है उसने बाद में डेवलप किया है। अब ताकतवर इंसान का बच्चा ताकतवर हो सकता है, अगर उसके जीन में वो कैरेक्टर है तो ताकतवर होगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होगा। ताकत एक अलग चीज़ है, स्ट्रेंथ है एक अलग चीज़ है, और जो ये अपना पहलवानी है एक अलग चीज़ है। पहलवानी बाद में इन्वायरमेंट में आने के बाद में डेवलप की गई है, तो पहलवानी नहीं जाएगी। अब जैसे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं हमारे बच्चे में ये चीज़ चली जाएगी, क्योंकि उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। दिमाग जाएगा लेकिन ये चीज़ें नहीं जाएंगी, चीज़ें उसको खुद डेवलप करना पड़ेगा। तो वही तो बाद में चल के हम इन्वायरमेंट में सीखते हैं और डेवलप करते हैं। इंडो इंडोमेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो निस्वार्थ दान में की गई हों, ऐसा पैसा या धन जो निस्वार्थ में किसी को दिया गया हो। तो यहाँ इंडोमेंट का तात्पर्य है कि हमें अपने माँ बाप से जो चीज़ें फ्री में मिली हैं उसको हमें यूज करना चाहिए, बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। जैसे एक इंसान अपने दिमाग का 1 से 3% ही यूज करता है, बाकी पूरी लाइफ में अपने दिमाग को व्यर्थ कर देता है। अगर वो अपने दिमाग को लगाएगा तो जायज़ सी बात है कि अगर वो मंद बुद्धि वाला भी होगा, अगर ये नॉर्मल दिमाग वाला भी होगा, तो उसका दिमाग, जो ज़्यादा बुद्धि वाले लोग हैं जो अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं, अगर ये अपने दिमाग का यूज करेगा तो उनकी बराबरी में पहुंच जाएगा। अब यहाँ ये चीज़ें भी जो हमारी अगली पीढ़ी में जाती हैं ये भी चांस पे डिपेंड करती हैं, संयोग पे डिपेंड ही करती हैं। और इनके जो चांस होते हैं करोड़ों में होते हैं, लेकिन कुछ रूल हैं। जैसे मेंडल के नियमों का जिक्र करें, अगर जो मेंडल थे इनके बारे में, इनके जीवनी के लिए हमने एक वीडियो बनाया था जो हमें मोटिवेट करने का भी काम करेंगी और हमारे करियर निर्माण में भी सहायता दे सकती हैं वो। और जो लोग जेनेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंडल ने बताया कि अपना जो डोमिनेंट ट्रेट होता है, डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मतलब अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। और जो लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। और एक होता है रिसेसिव ट्रेट, यानी अप्रभावी लक्षण। जो लक्षण अप्रभावी हो जाते हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं आते,
लेकिन ये जीन पे सुस्त पड़े रहते हैं और ये फिर अगली पीढ़ी में उभर के आ जाते हैं। तो अगर हमारे ख़ानदान में किसी के पास में अगर हुनर है, अगर किसी के पास में दिमाग है, और कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर रहा होगा जिसके पास दिमाग होगा, तो ये हमारे बच्चों में अगली पीढ़ियों में आएगा, और बिल्कुल आएगा, ज़रूर आएगा। और हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ें अगर नहीं है, अगर उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, तो हमारी अगली पीढ़ी में वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे ख़ानदान का ही दिमाग कम था, तो अपने दिमाग का यूज करिए, कम से कम आपका दिमाग तो शार्प होगा ही, और आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उनके दिमाग भी शार्प हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और कुछ बीमारियों का एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाली जो बीमारी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंच जाती है। अब जैसे एक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में इसको वर्णांता कहते हैं। इसमें रंगों की पहचानने की क्षमता नहीं होती है। तो ये हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे लोगों का शादी अगर किसी नॉर्मल आदमी से हो जाती है, तो उनके बच्चों के कलर ब्लाइंडनेस होने की, यानी कि उनकी जातियाँ, उनकी पीढ़ी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, और वो बहुत सारे क्षेत्रों में अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, जैसे कि काली आँख, नीली आँख। जैसे ऐश्वर्या राय की आँखें जो थी वो नीली थी, उसको बहुत सारे लोग पसंद करते थे, लेकिन जो उसकी बेटी आराध्या है उसकी आँखें नीली नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, अभी उसके अगली पीढ़ी में नहीं आई हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उसमें वो नीली आँख दोबारा से आ सकती है। तो ऐसे करके कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है। जब हम अपनी आँख चेक करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या करता है, पहले हमें छोटे अक्षर और बड़े अक्षरों को दिखाता है लेंस पे, लेंस से दिखाता है, उसको एडजस्ट करता है। और जब हम सारी चीज़ें चेक करवा लेते हैं, तो हमें एक छोटी सी बुक देता है, जैसा मेरा स्क्रीन पे ऐसा छपा हुआ है कुछ कलर ऐसे टाइप के, उसमें नंबर और वर्ड लिखे रहते हैं, नंबर और वर्ड लिखे रहते हैं। तो इनसे हम इस टाइप का ऐसे करके, अब यहाँ देखो मेरे पढ़ने में ये चीज़ें आ रही है, 25 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है, इनमें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ हल्के हैं कुछ डार्क हैं, इनमें नंबर लिखे हुए हैं। तो जो लोग, ये कलर पहचानने के लिए होता है, तो इसी से कलर ब्लाइंडनेस की टेस्टिंग हो जाती है। अब हम जब शादियों के लिए लड़की देखने जाते हैं, तो वहाँ भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कलर से। कलर कैसे लोग पहनते हैं? पिंक कलर। अगर पिंक कलर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, मतलब हमारी आंखों में डिफेक्ट्स है। तो इसको हम पहचान सकते हैं, और ये हमारी पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो सकती है। अभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, उसको हम और डिटेल में आगे समझते हैं। अब जैसे कोई एक पिता है जो कि कलर ब्लाइंडनेस का रोगी है, मतलब जिसकी आंखों की क्षमता नहीं है, और उसके जीन में, यानी जो जहाँ पे जो कोडान है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस पे ये वाला करेक्टर अवेलेबल है, और बहुत सारे करेक्टर का मैंने जिक्र किया था। तो वो सारे करेक्टर इसी तरीके से अगली पीढ़ी में मूव कर सकते हैं, केवल ये रोगों के रिस्पेक्ट में ही नहीं है। तो यहाँ पे वो सारे करेक्टर आप रख दीजिए, और एक पीढ़ी से वो दूसरे पीढ़ी में चले जाएंगे। अब ये कैसे जाते हैं? अगर कोई फादर जो कलर ब्लाइंडनेस है, वो अगर जो यक्स यक्स रिप्रेजेंट करता है, और जो ये अपने दूसरे वाले जोड़े होते हैं जिनसे सेक्स डिटरमाइनेशन होता है, ये कोई भी जो करेक्टर हैं जो प्रदर्शित होते हैं, ये हमारे बाकी 22 जोड़ों पे ही अवेलेबल होते हैं। तो इनमें अगर ये यक्स कैसा किया हुआ है, घेरा किया हुआ है, तो इनमें क्या है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये बीमारी इसके अंदर है, और इसकी शादी एक नॉर्मल लड़की से हो जाती है जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, जो रंगों को पहचान सकती है, उसमें वाला रोग है ही नहीं। और जो इसके बच्चे होंगे, अगर मान लीजिए इसके 4 बच्चे पैदा होते हैं, जो कि इसका कम्बिनेशन होता है, एक अगर लड़का पैदा होता है तो एक्स वाई आ जाएगा। एक्स क्रोमोजोम कहाँ से आया? माता से आया है। और एक वाई क्रोमोजोम कहाँ से आया? पिता से आया। लड़का पैदा हुआ है, तो इसके पास क्या होगा? ना तो कैरियर होगा और ना एक कलर ब्लाइंडनेस होगा, मतलब लड़का जो होगा स्वस्थ होगा। अगला क्या है? ना ये कलर ब्लाइंडनेस जब भी नहीं होगा, दूसरा एक्स अगर आएगा और ये वाला वाई अगर आएगा, तब भी इसको कलर ब्लाइंडनेस लड़के को नहीं होगा। लेकिन लड़कियां क्या होंगी? जो एक्स वाले क्रोमोजोम दोनों पिता से मिले हैं, तो दोनों लड़कियां कैरियर्स हो जाएंगी। इनको होगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट नहीं होंगे कैरेक्टर, लेकिन ये लड़कियां वाहक का काम करेंगी। और अगली पीढ़ी में जब इनकी शादी किसी से हो जाएगी, मतलब कलर ब्लाइंडनेस से वाले हो गई या नॉर्मल लड़के से हो गई, तब वहाँ पे लड़के भी कलर ब्लाइंडनेस वाले हो जाएंगे, और लड़कियाँ भी कलर ब्लाइंडनेस वाली हो सकती हैं। तो ये चांसेज हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग आगे चला जाएगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ों का होता है, और सारे करेक्टर इसी चीज़ के होते हैं। तो खानदान की बात इसीलिए तो की जाती है। अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि सेक्स डिटरमाइनेशन कैसा होता है, यानी कि लिंग निर्धारण जो होता है, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं।
तो ये कैसे जानने के बाद में ऐसा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे हम इसी चीज़ को समझते हैं कि सेक्स इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं, टोटल जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 46 होते हैं। उसमें से मीन्स जोड़ी में होते हैं 23 जोड़ी होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं? वो हमारे बॉडी को बनाने का काम करते हैं। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी, वो क्या काम करता है? वो हमारे जेनेटिकल आर्गन होते हैं जो कि मेल और फीमेल का डिटरमाइनेशन करते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। अब संतान या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, और या तो तीसरे कैरेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं जो कि ना तो लड़की होता है ना तो लड़का होता है। वो जिन्हें हम समाज में छक्कों के नाम से जानते हैं, ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं, वो भी पैदा हो जाते हैं। उनमें मतलब कोई भी जो इनके सेक्स कैरेक्टर होते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते, कम डेवलप होते हैं, तो वो वाले लोग जनरेट हो जाते हैं। अब उनके लिए भी समाज में अलग अलग समाज बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको भी इसी समाज में रहने देना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि कैसे होता है। तो जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लड़कियों में समान होता है। तो लड़कियां जो होती हैं वो डिसाइड नहीं करती हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ये जो सेक्स डिटरमाइनेशन करते हैं ये लड़के ही करते हैं, यानी कि पुरुष ही करते हैं। तो अगर फादर एक एक लड़का है, जो फादर है जिसकी शादी एक लड़की से होती है, तो इनके जो पुत्र डिसाइड करने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उसको वाई से डिनोट करते हैं। मैंने पीछे बता दिया था कि इसको या वाई क्यों बोलते हैं, इसको एक्स क्यों बोलते हैं। इनमें से जब एक पिता से एक्स मिलेगा, एक माता से जब एक्स मिलेगा, तो वो जो संतान पैदा होगी वो क्या होगी? लड़की होगी। और जब एक एक पिता से वाई मिलेगा और एक पिता से एक वाला एक्स मिलेगा, तो लड़की जो होगी वो कैसी होगी? जो संतान होगी वो लड़का ही पैदा होगा। और जब दोनों ही एक तरफ से एक्स आएगा एक तरफ से एक्स आएगा तो लड़की हो जाएगी। और दोबारा से जब दूसरा वाला एक्स मिलेगा और दूसरा वाई लगेगा तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। इसी तरह से लड़की और लड़के का डिसाइड हो जाता है। अब हम बात करें कि लड़का होना ज़रूरी है कि लड़की होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ये, चाहे आप साइकोलॉजी लगा लीजिए, चाहे साइंस लगा लीजिए, चाहे कोई भी लगा लीजिए, लड़का भी उसी तरीके से है और लड़की भी उसी तरीके से है। अब कुछ लोगों की मानसिकताएं समाज के हिसाब से बन गई हैं कि लड़की हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लड़का हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी भी हमारा देश पुरुष प्रधान देश ही है, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और लड़कियों को कम प्रायोरिटी दी जाती है। वो क्यों है? क्योंकि शिक्षा की वजह से। लोग एक चीज़ों की बात करते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों की बात लोग नहीं करते हैं। अब हम यहाँ अगर जिक्र करें कि अगर मान लीजिए कोई सोचता है कि मेरा लड़का होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे अच्छा हो जाएगा? लोग सोचते हैं कि लड़का जो होगा हमारे विचार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके चला जाएगा। अगर आपके विचार को लड़का लेके चला जाएगा तो लड़की क्यों नहीं लेके जा पाएगी? उसके पास भी दिमाग है, वो भी आपका विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके चली जाएगी। बहुत लोगों का मानना ये होता है कि अगर लड़का हो जाएगा तो हमारी संपत्ति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जहाँ पे वो रह रहा है वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर लड़का ज़्यादा शिक्षित हो जाएगा, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो जॉब होगी, जो उसकी नौकरी होगी, वो आपके घर पे नहीं होगी। तो अगर ऐसा करना है तो आपको लड़कों को पढ़ाइए लिखाइए मत, अपने घर पे ही रखिए, और वो आपकी जो संपत्ति है उसी को ढोता रहेगा, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो काम लड़कियां कर सकती हैं वही काम लड़के भी कर सकते हैं। लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। अभी पिछली बार जो अपने देश के राष्ट्रपति थे वो पुरुष थे। इस बार जो अपने देश की राष्ट्रपति है वो महिला है। इससे बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। महिलाएं मिलिट्री में भी जा सकती हैं, महिलाएं आईएएस अधिकारी भी बन सकती हैं, महिलाएं टीचर भी बन सकती हैं, महिलाएं घर भी चला सकती हैं, महिलाएं ग्राम सभा भी चला सकती हैं, महिलाएं अपना जिला भी चला सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। और आपके विचारों को भी आगे ले जा सकती हैं। अब एक बात और आती है इसमें कि लड़का सही है कि लड़की सही है। बहुत सारे धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म को मान लीजिए आप, मुस्लिम धर्म को मान लीजिए, उनका मानना है कि जो हमारा शरीर है, उनका जो दाह संस्कार है, उनको जो दफनाने का संस्कार है, जब हमारा लड़का ही करेगा तभी हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी, तभी हमें, नहीं तो हमें नर्क में स्थान मिलेगा, दोजक में स्थान मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है। मरने के बाद में ना तो आपने देखा है कि मुझे लड़का शमशान तक ले जाएगा कि लड़की शमशान तक ले जाएगी, किसी ने नहीं देखा है। और बहुत सारे लोग अपने लड़कों पे बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे। जैसे मैं बहुत बड़ी हस्ती का एग्जांपल दे देता हूँ, अभी सहारा श्री मर गए लेकिन उनके लड़के अमेरिका से नहीं आ पाए।
क्या उनको उम्मीद नहीं होगी कि मेरे लड़के आएंगे और हमारा दाह संस्कार करेंगे? बिल्कुल होगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचिए। अगर लड़के नहीं हैं तो हमारा दाह संस्कार हमारी लड़कियां करेंगी, और अगर लड़कियां नहीं हैं तो लड़के करेंगे। बात रही संपत्ति की और अपने खानदान की चलाने की, तो हमें जो अपने बच्चों पे किसी किसी को भी विश्वास नहीं होता कि जैसा मैंने किया मेरे बच्चे कर लेंगे। ये 100% सत्य है। और जो अपने उनकी तीसरी पीढ़ी होती है, जो उनका नाती होता है, उस पे लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है कि ये मेरा जो नाती रहेगा ये ज़्यादा बेटर कर देगा, ज़्यादा अच्छा कर देगा। तो जो लड़की आएगी उसके भी बच्चे होंगे, तो उसके बच्चे होंगे तो क्या वो आपके जनरेशन को नहीं चला देगा, आपके घर पे आके रहेगा, आपका खेत भी देख लेगा, आपकी संपत्ति भी देख लेगा, जो भी रहेगी, तो बराबर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि कितने बच्चे होने चाहिए जो हमारी अगली पीढ़ी को, और ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बच्चे अच्छे हैं और कितने बच्चे खराब हैं। क्या हम देश के हिसाब से सोचना चाहिए या हमें अपने हिसाब से सोचना चाहिए, हमें किस हिसाब से सोचना चाहिए, या हमें धर्मों के हिसाब से सोचना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन चीज़ों का जिक्र तो हम अगले वीडियो में करेंगे। और सांख्यिकी के हिसाब से, मतलब जो अभी तक सर्वे हुए हैं, जो सर्वेक्षण हुआ है, जो डाटा मिला है, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि लड़कियां कैसे ज़्यादा हो जाती हैं, कैसे कम हो जाता है। इन चीज़ों पे हम आगे जिक्र करते हैं, इस चीज़ का भी डिस्कशन करते हैं। अब कुछ तथ्य हैं, यहाँ पे भी केवल चांस ही काम करता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 100% काम करेंगे। लेकिन जो डाटा समाज से लिए गए, जो डाटा बनाए गए, उनमें से कुछ तथ्य निकल के सामने आए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्स डिटरमाइनेशन जो करता है वो आदमी ही करता है। जो स्ट्रांग बॉडी वाले लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, उनमें लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। एक डाटा है, ऐसा डाटा लेने पे मिला है। जो धनी परिवार के लोग होते हैं उनमें लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है, और जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। अब लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, लड़कियों को रोते हुए सुना है, बहुत सारे लोगों को रोते हुए सुना है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई, हमारे सर पे बोझ बन गया। तो बोझ बनाता कौन है? वो इसलिए बोलते हैं कि उनको दहेज देना पड़ता है, दहेज की वजह से बोलते हैं। तो दहेज को क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। ये एक दिमागी भ्रम है कि अगर हमें दहेज मिल जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। दहेज मिलने के बाद में आज तक कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमें दहेज ज़्यादा मिलेगा तो जो हमारे समाज के लोग हैं वो हमें ज़्यादा सम्मान देंगे। तो ज़्यादा दहेज मिलने के बाद में वो सम्मान कहाँ चला जाता है? जब लोग 1 साल बाद, 2 साल बाद जब कोर्ट में पहुँच जाते हैं। तो दहेज ही अगर सब कुछ बचा लेता तो लोगों को कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? और ये दहेज प्रथा जो है, इनको लड़कियां आराम से ख़त्म कर सकती हैं। मैं बता दूंगा एक फंडा, और वो फंडा सीधा है। लड़कियां अगर मना कर दें कि हम लड़कों से शादी ही नहीं करेंगे, अगर जो लड़का दहेज की मांग करेगा वो सारी लड़कियां अगर ये बोल दें, वो लालच अगर बिल्कुल ना करें कि ये लड़का सरकारी नौकरी करता है तो इसको इतने दहेज दे के हमारी शादी इसके साथ हो जाएगी। जब वो पहले ही लालची हो गया तो आपकी ज़िंदगी कभी भी सुधर नहीं सकती है। वो जीवन भर लालची रहेगा, उसका परिवार लालची ही होगा, तभी वो लोग दहेज मांग रहे हैं। तो वहाँ पे आपका गुजारा बसारा कभी भी नहीं होने वाला है। आप सब लोग एकजुट हो जाइए और बोल दीजिए कि जो लड़का दहेज मांगेगा मुझसे शादी नहीं करेंगे। देखिए अभी फ्री में और रिश्तों के हिसाब से, और जो ये सिम्टम्स हैं, जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी है, इनके हिसाब से शादियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो गरीब पिता बोलता है ना कि ये बच्चियाँ बोझ हैं, वो भी बोलना बंद कर देंगे और इन बच्चियों की पढ़ाई लिखाई सुधर जाएगी। तो इनमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार थोड़ी आके बताएगी किसको क्या करना है। जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो आज से मैं बोल रहा हूँ, अभी जो है आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर, आज से एकजुट हो जाएं। और या फिर जो लड़कियां भी नौकरी पा जाती हैं तो उनका भी दहेज 30 लाख रुपए होना चाहिए, 40 लाख रुपए होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? उनकी शादी तो फ्री में हो जाती है। तब लोग ये बताने आ जाते हैं कि ये लड़कियां जो है नौकरी मिली है और उनके साथ लोग आराम से शादी कर लेंगे, तब दहेज की बात कोई नहीं करता है। तो ये 1 मिनट में ख़त्म हो सकता है। अपनी सोच बदल दीजिए। और मैं लड़कियों से बोलूँगा, एक बार आप बोल दीजिए कि हम ऐसे लड़कों से शादी बिल्कुल भी नहीं कर, सारी लड़कियां एक साथ हो जाएं तो दहेज बंद हो जाएगा और सभी की ज़िंदगी शायद अभी से बेहतर हो जाएगी। तो जो गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं उनमें भी सुधार हो जाएगा, और 50-50% का रेशियो बिल्कुल भी स्ट्रांग हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। अब एक एक डाटा और है। जो लोग श्रमिक काम ज़्यादा करते हैं, जो मेहनत वाला काम ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। एक तो बोझों तले दबे रहते हैं, तो ये जेनेटिकल है, ऐसा कोई बनाता नहीं है। और दूसरी, जो आरामदायक काम करने वाले लोग होते हैं उनमें लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। ये भी एक डाटा है,
ये भी एक डाटा ऐसा नहीं है, ये सांख्यिकी डाटा है जो अपने इसी समाज से लिया गया है और ऐसा मिला है। अब 100 लड़कियों पे 105 लड़कों का जन्म होता है। इसका रीज़न क्या है? जो वाई क्रोमोसोम होता है वो हल्का होता है, छोटा होता है, उनके मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, वो तेज़ी से वो ओवम तक पहुंच जाते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हल्के होने की वजह से ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है ये जल्दी पहुंच जाते हैं, लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन अगर नेचुरली सब कुछ किया जाए, लड़कों की जो इम्यून पावर होती है वो कम होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, और लड़कियों की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए लड़कियों का अनुपात ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये नेचुरली है, उनको मारा ना जाए, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, तो लड़कियों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। अब ये लड़कों की संख्या कम क्यों हो जाती है? क्योंकि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो जो मृत्यु दर है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो लड़कों का ज़्यादा है, लड़कियों का कम है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि एक लड़के के बजाय 2 लड़का पैदा कर लें, 3 लड़का, अरे 50 लड़का पैदा कर लीजिए। अगर मरना होगा तो सब मर जाएंगे, जीना होगा तो एक जी जाएगा। ठीक, तो यही डाटा है कि सब लड़कियों पे 105 या 106 लड़के पैदा होते हैं, लेकिन इनके लड़कियों की संख्या कम हो रही है क्योंकि इनको कम किया जा रहा है। अब जहाँ पे कम नहीं किया जाता, जैसे केरला जैसे राज्यों में, वहाँ पे इनमें भेदभाव नहीं किया जाता है, तो इनकी संख्या बराबर हो जाती है। तो ये भी केवल चांस हैं, केवल चांसेस हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे कम किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की संख्या, यानी कि लड़के लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जो हमारे देश के लिए और हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।